नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले किसान बुलेटिन की खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। हरियाणा के फतेहाबाद में काले झंडों के साथ किसानों का प्रदर्शन। धान की खेती घटाने के आदेश का किया विरोध, कहा नहीं हो पाएगी धान की जगह दूसरी कोई फसल। लॉकडाउन के चौथे चरण में भी किसानों की समस्याएं बरकरार। लागत से कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है साग सब्जियां। नियमित तौर पर मंडियां ना खुलने से हो रहा भारी नुकसान। लॉकडाउन के चौथे चरण में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को मिली छूट, लेकिन दाम गिरने से डेयरी किसान हैं परेशान। ब्याज में 2% छूट भी नहीं दे पाई खास उम्मीद। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त। रायसेन में गेहूं बेचने के लिए 6 दिन करना पड़ रहा इंतजार। बारिश में गेहूं भीगने से किसानों को उठाना पड़ा नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के फतेहाबाद में रतिया इलाके के किसानों ने काले झंडे दिखाते हुए प्रदर्शन किया। ये किसान बीते साल के मुकाबले धान की खेती को आधा घटाने के सरकारी आदेश का विरोध कर रहे हैं। सोमवार को 52 गांवों में किसानों ने मुख्य चौराहे और बस स्टैंड पर काले झंडे के साथ प्रदर्शन किया और धरना दिया। इनका कहना है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो 25 मई को डीसी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। किसानों की माने तो उनके यहां की मिट्टी बहुत चिकनी है, जिसमें धान के अलावा दूसरी फसल नहीं हो पाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने यह बात कही है कि जो किसान उनका कहना नहीं मानेंगे और पिछले साल जितना ही धान की खेती करेंगे, उन किसानों का धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीदा जाएगा। ये जो धान के ऊपर इन्होंने 50% जो रतिया के 52 गांव में ये बैन कर दिए खट्टर सरकार ने, बहुत एक तानाशाही फैसला है और इस फैसले के विरोध में हम बैठे हैं। तो अब आपकी मांग क्या है? मांग हमारी ये है कि अभी तो ये फिलहाल तो ये फैसला वापस ले। एक ही मांग है हमारी कि ये फैसला है जो ये वापस ले। खट्टर सरकार की जो तानाशाही नीति है, जो जीरी का एकदम से 50% पर रोक लगा दिया है, वो भी मई के महीने में, जबकि बाकी फसलों की बिजाई है जो वो समय बीत चुका है, नरमे की फसल का खासकर। और बाकी जो रतिया ब्लॉक है, जो 70 की जमीन है, घग्गर बेल्ट है, यहाँ पे और फसल हो नहीं सकती, बरसात से बाकी फसलें खराब हो जाती हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा में भूजल की कमी वाले इलाकों में वो किसान भी धान की खेती नहीं कर पाएंगे जिनके पास 50 हॉर्स पावर का ट्यूबवेल कनेक्शन है। सरकार ऐसे किसानों की सूची तैयार कर रही है ताकि धान की खेती छोड़कर दूसरी फसल लगाने पर इन किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए की मदद दी जा सके। हालांकि किसान इस कदम को नाकाफी बता रहे हैं। उनका कहना है कि धान की जगह दूसरी फसल लगाने पर जो घाटा होगा उसकी प्रति एकड़ 7,000 रुपए से भरपाई नहीं हो पाएगी। हरियाणा सरकार का तानाशाही फैसला है कि किसान जो है वो 50% ही धान लगाएं और 50 हॉर्स पावर से ऊपर की मोटरें हैं जहां पर वो किसान धान नहीं लगा सकते, क्योंकि जिन क्षेत्रों में 10-15 सालों में धान की खेती हुई है वो जमीन इतनी पक जाती है कि उस जगह पर मक्का या दूसरी सब्जियों की फसल बिल्कुल हो ही नहीं सकती। तो ये बिल्कुल अव्यवहारिक फैसला है। इसके ऊपर यदि सरकार वास्तव में जल संरक्षण करना चाहती थी तो सरकार जो है वो धान की सीधी बिजाई को बढ़ावा देती, उसके लिए किसानों को कुछ राशि देती, प्रोत्साहन राशि देती। सरकार हरियाणा में लाख जतन कर रही है कि किस तरह से पानी का संरक्षण हो और इसीलिए कहा गया है कि जो 50 हॉर्स पावर वाली मोटर्स हैं जिनके पास, वो धान की बुआई नहीं करेंगे। अब हमारे साथ ऐसे किसान भाई भी हैं जो कि सीधे रोपाई कर रहे हैं बीज की, और उनसे बातचीत करते हैं उनका क्या अनुभव है और किस तरह से ये तकनीक जो है ये पानी के बचाव में कारगर सिद्ध होगी। हमारे साथ रविंद्र काजल जी हैं। रविंद्र जी, ये बताएं आपका अनुभव कैसा रहा? आपने सीधे सीड टेक्नोलॉजी, आपने सीड ड्रिलिंग की, किस तरह का अनुभव? ये ठीक रहा मैम। इसमें तो मजदूरी का खर्चा बचेगा, दूसरा ट्रैक्टर से जो खेत तैयार करते हैं हल्ले में पानी देकर, एक उसका खर्चा भी बचेगा और इसमें पानी की 60% बचत आप लगा के चलो। इसके अलावा इसमें आपने बताया कि बीमारी भी कम होती है। हाँ जी, जो
पानी नहीं खड़े होगा, नमी कम होगी तो उसमें फिर मच्छर नहीं होगा, मच्छर नहीं होगा तो फिर बीमारी नहीं होगी। जहाँ पर 3 स्प्रे धान में लगते हैं, ये 1 स्प्रे में पार हो जाएगी। तो ये बताएं कि जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, इसमें दिक्कतें भी कुछ आती हैं क्या, कि ये कितनी ज्यादा आसान है उस तकनीक के मुकाबले जहां लोग धान का पौध होता है और फिर उसको पानी में लगाते हैं? उससे तो ये तकनीक बहुत बढ़िया है जी। एक तो इससे आपके समय की बचत, पानी की बचत, पैसे की बचत, लेबर की बचत, और हाँ जी लेबर की, डीजल की बचत जी। ये बचत तो आपको होगी। और ऐसा है जी, उसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है। पिछले साल भी हमने लगा रखी थी, वो मशीन के साथ होकर लगाई थी, तो हमारे यहाँ जैसे 4 बीघे का किला है तो 19 क्विंटल की झाड़ निकली थी। यानी उत्पादकता में भी कोई दिक्कत नहीं है? नहीं आई थी। तो आपने इसके बारे में, जिस तरह से सरकार जो लोग धान नहीं लगाएंगे उनको 7,000 रुपए प्रति एकड़ इंसेंटिव दे रही है, आपको नहीं लगता कि आपको भी इस तकनीक के माध्यम से, अगर आप पानी का संरक्षण कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा कोई सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन राशि, कुछ इंसेंटिव मिलना चाहिए? पिछले साल सरकार ने घोषणा की थी कि 5,000 रुपए देंगे जो इस विधि से धान लगाएगा, तो घोषणा तो कर दी खट्टर साहब ने, बाकी 1 पैसा भी किसी को दिया नहीं। चाहते तो हम भी हैं भाई, पानी की बचत कर रहे हैं, तो इस पर भी जैसे मक्का और फसलों पर 7,000 रुपए सरकार दे रही है, इनको भी प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, इन किसानों को भी। जी, क्या आपने इस बाबत बात की है सरकार में, अपनी बात सामने रखी है? हाँ जी, मैंने रखी थी अपनी बात सामने। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी, तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं किया। बोल रहे थे देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, क्या करती है सरकार। यानी कोई भी स्पष्ट जवाब आपको इस बाबत नहीं मिला। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद लगातार सुस्त बनी हुई है। किसानों को मंडी के बाहर एक हफ्ते तक इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में बारिश होने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये तस्वीरें रायसेन जिले के सुल्तानपुर की हैं। यहां बारिश से खरीद केंद्र में रखे गेहूं के साथ साथ किसानों के ट्रॉलियों में रखा गेहूं भी भीग गया। अनाज नहीं तुल पाया आपका? नहीं तुल पाया, 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। फिर आज पूरा अनाज खराब हो गया आपका? आज अनाज पूरा बेकार हो गया। समस्या क्या, गेहूं गीला हो रहा है। फिर इसके बाद मुझे परिवहन किया जा रहा है, कम मात्रा में गाड़ियां आ रही, अगर अधिक मात्रा में अगर ट्रक जाए तो जो माल गीला नहीं हो सकता। तो अभी इससे पानी गिरने से कुछ नुकसान है? 2 दिन से गिर रहा, मतलब लगातार नुकसान क्या, जो नीचे जो बोरी रखी है उनमें नमी आ रही। यूपी के गाजीपुर के खरीद केंद्र पर तो अलग ही नजारा है। यहां भावरकोल ब्लॉक के खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने का पोस्टर तो लगा है, लेकिन गेहूं की खरीद नहीं हो रही है। इससे किसानों को अपनी फसल बिचौलियों को या फिर आढ़तियों को औने पौने दाम पर बेचनी पड़ रही है। यहां हैरान करने वाली बात तो ये है कि अभी तक यहां पर खरीफ सीजन में खरीदा गया धान पड़ा हुआ है, जो कि बारिश में भीगने से सड़ रहा है। उसका कारण ये है कि जो अनाज रखने के लिए शेड्स बनवाए गए हैं, वहां पर अस्थायी तौर पर गौशाला चल रही है। तो किसानों को यहाँ ये हालात है कि ये उठा नहीं है धान, और इनके मूल्य भी नहीं मिले हैं। इनके खाते में अब तक पैसे भी नहीं गए हैं। हमारा कोई जिम्मेवार व्यक्ति है, जवाब देने वाला यहाँ बैठा है। सब लोग भागे रहते हैं, और दूसरे पे कोरोना की मार है। एक यहाँ अधिकारियों की क्या कहा जाए, जो उनके पैसे में खाते में भिजवा रहे हैं, अब किसानों के गेहूं उनके घरों में खलिहानों में सड़ रहे हैं। खरीदारी किसान परेशान है, कोई अपना घर में रखा है, कोई खलिहान में रखा है, बीच में बिचौलिया औने पौने दाम पर खरीद रहे हैं। मायूसूर किसान यहाँ पर आते हैं और घर चले जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। धान को उठाया नहीं गया है, और यहाँ पर जितने जानवर हैं वो सब धान खा रहे हैं। और जो शेड क्रय केंद्र के लिए बनाया गया था, उस केंद्र में जानवर रह रहे हैं। वहाँ पे धान अधिक मात्रा में था, लेकिन उसको उठा लिया गया है। अब केवल लगभग 500 कुंटल ही बचा है। लगातार धान का उठान हो रहा है, जल्दी ही वो वहाँ से समाप्त हो जाएगा।
लॉकडाउन से छूट के बावजूद किसानों को इसके चलते तमाम समस्याएं झेलनी पड़ी हैं। अब जब ज्यादा छूट के साथ लॉकडाउन का चौथा दौर शुरू हो गया है, तब एक उम्मीद हो सकती है कि किसानों के सामने खेत से लेकर मंडी तक आने वाली समस्याएं दूर हो गई होंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? देखिए ये रिपोर्ट। ये हालात है उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले के किसानों का, जो देवबंद की मंडी में अपनी सब्जी बेचने आए हैं। लेकिन बेचे कैसे? यहाँ दाम लागत से भी कम है, बहुत कम। लेकिन बिक नहीं रहा है, बिक नहीं पा रहा। गाड़ी नहीं बिकता नहीं। जब 3-3 4-4 दिन तो मंडी बंद हो जाए, खेत मावर हो जावे, मेरा किराया पिछले साल 15 रुपए तक बिका है और अब की बार 2 रुपए 3 रुपए बिका है। मेरा भाड़ा भी मुश्किल से निकल नहीं पा रहा और मुझे घाटा नजर आता दिख रहा है। मेरी लागत 40,000 रुपए आ गई है और अब की बार 15,000 तक बिका है। टमाटर था कुल 80 रुपए का हो रहा, 80 का भी नहीं बिका है, 80 का भी कोई खा रहे, बहुत मंदा हो रहा टमाटर। ग्राहक नहीं है, उठाने वाला ऑर्डर नहीं दे रहे, लोग उनके ऊपर लट मार रहे। और दुकानदारों की ऐसी तैसी कर रखी है यहाँ के प्रशासन ने, कोई दुकानदार बेचारे आते हैं 7 रुपए किलो, 6 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, या है ना पड़ी 9.5 रुपए किलो, 10 रुपए किलो पड़ी, 5 रुपए किलो, 5 रुपए गाड़ी है ना 4-5 रुपए दिन का पड़ी। तो मतलब किराया भी घर से देना पड़ रहा, किराया नुकसान दे। खीरा हो, टमाटर हो या प्याज, सबका हाल एक ही है। किसानों को हो रहे इस नुकसान की 2 बड़ी वजहें हैं। पहला, मंडी का हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन खुलना। दूसरा, मंडी में खरीदार का ना होना। तो 10 रुपए किलो की पड़ रही किसान को और 2 रुपए किलो बिक रहा, पर बिक्री में रात छोड़ कर भी जाना पड़ेगा। सरकार से कोई उम्मीद कि अभी जैसे सरकार ने इतने ऐलान किया कि ऐलान कुछ भी सुविधा है किसान के लिए। गेट में गोली कटे फिर कौन नहीं आने देता? क्या कह रहे हैं? वहाँ पर हिंसा वहाँ जब 5-4 कट्टे आलू प्याज के ले लो, वहाँ घर का तो क्यों नहीं जाने दे रहे? मंडी तो खुली है आने वालों के लिए, मंडी के तो खुली हुई है। मंडी खुली तो है लेकिन अंदर तो नहीं घुसने देते। क्यों? रेट वहाँ लगाओ 1 किलोमीटर दूर पर, वहाँ सामान लो। दरअसल खरीदारों को मंडी में आने के लिए पास लेना होता है, लेकिन छोटे व्यापारियों और दुकानदारों की माने तो प्रशासन पास जारी नहीं कर रहा है। अब किसान और व्यापारी मंडी को रोजाना खोलने की मांग कर रहे हैं। 50 साल से ठेला लगाता हूँ, परेशान है बहुत, इस टाइम रोटी से परेशान हो गया जी। अब पास की क्या दिक्कत है? पास लगा के तो क्या खड़े हो जाए जी, बस उससे कुछ सामान कहीं को बेचने थोड़ा बहुत। तो अब पास बन गया आपका? ना है नहीं। इसमें नुकसान ये पहुंच रहा है, एक तो जनता को भी नुकसान है, किसान तो बर्बाद हो गया इसके अंदर। किसान की तमाम फसल, ये सब्जी फल रुकता नहीं है, खराब हो जाता है। किरियाने वाले, अनाज वाले, इनका तो माल का कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ नहीं बिगड़ता इसमें किसान को जबरदस्त नुकसान है। किसान माल अपना फेंक के जा रहा है मंडी के अंदर ही। किसानों की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है और मंडी अधिकारी कैमरे के सामने जल्द ही रोजाना मंडी खुलने का भरोसा दिलाते नजर आ रहे हैं। लेकिन मंडी डेली जो है वो खुलेगी, जैसे ही यहाँ जो कोरोना पॉजिटिव है वो निकलने बंद हो जाए, जैसे ही यहाँ निकलने बंद हो जाए। अभी तो रोज 1-2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं, तो जैसे ही वो बंद हो जाएंगे। अधिकारियों के लिए शायद ये समझना मुश्किल हो गया है कि आश्वासन से समस्याएं हल नहीं होती। अगर मंडियां इसी तरह बंद रहीं और खरीदार ना मिले तो किसानों को हो रहे नुकसान का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से शबीना सिद्दीकी, स्वराज एक्सप्रेस। लॉकडाउन के बाद से होटल, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानें बंद हैं। इसका असर दूध की खपत और इसके दाम पर पड़ा। खुले बाजार में भी दूध के दाम 15 से 20 रुपए तक आ गए। वहीं डेयरी संघों ने भी दूध के खरीद मूल्य में औसतन 10 से 12 रुपए की कटौती कर दी। नतीजा, किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा।
हालांकि लॉकडाउन के चौथे चरण में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी की शर्त के साथ खोलने की छूट दे दी गई है। इसके अलावा राहत पैकेज के तहत डेयरी किसानों को ब्याज में 2% की छूट दी गई है। अगर किसान समय से पहले कर्ज लौटाते हैं तो 2% और छूट दी जाएगी, लेकिन किसान इसे नाकाफी कदम बता रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डेयरी किसान का क्या कहना है। 15,000 करोड़ तो बहुत है। अगर 5 रुपए की भी किसान की कोई मदद करता है तो अपने आप में वो सराहनीय कार्य है, लेकिन इस 15,000 करोड़ को कैसे किसानों तक पहुंचाया जाएगा और उसका क्या लाभ उनको मिलेगा, मूल बात यहां पे है। इसके पहले भी योजना आई थी प्रदेश की सरकार ने, जो समय वर्तमान में इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने डेयरी के लिए कामधेनु योजना चलाई। उसमें तमाम व्यवस्थाएं उन्होंने की, लेकिन सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई और 80% से अधिक उस समय की खोली गई डेयरियां बंद हो गई। मैं ये कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूं। आपने अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि ये 15,000 करोड़ 2% का अनुदान या ब्याज की सब्सिडी, इससे ज्यादा आवश्यक है कि किसान जो दूध उत्पादित कर रहा है उसका उचित मूल्य और उचित मार्केट उसको मिले। जब तक वो नहीं मिलेगा, आज आप देख लीजिए इस लॉकडाउन के भी स्थिति में दारू की दुकान खुलती है तो वहां पे लाइन लग जाती है और दूध घर घर बेचना पड़ रहा है और दूध 15 रुपए लीटर से लेकर के 20 रुपए 22 रुपए लीटर तक बिक रहा है। दूध का आप अगर किसान का भला चाहते हैं, आप अगर पशुपालक का भला चाहते हैं, तो आप ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बनाते कि आप सारी हमारे उत्पादन को आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि सारा आप खरीदिए और उसको आप अपने हिसाब से दीजिए जिसको मन हो उसको। जो अन्नदाता है, जो आज इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी महामारी में देश को किसने संभाला है? आज कोई पूंजीपति सामने नहीं आया है। दिए होंगे लोग चंदा, लेकिन पैसा कोई रुपया नहीं खाएगा। खाएगा अन्न, खाएगा ना। अन्न कौन पैदा करता है? अन्न किसान पैदा करता है, दूध किसान पैदा करता है। अब आप कहेंगे कि आपदा से अवसर, तो आपदा से अवसर तो हमेशा लोगों ने निकाला है। हमारे खेत में कीट पतंगे आते हैं तो हमारे किसान के ऊपर आपदा आती है, लेकिन जो कीटनाशक बेचने वाला है वो उसका अवसर प्राप्त करता है और उसका लाभ लेता है। हमको डुप्लीकेट दवा देता है, 3-3 बार हमको दवा डालनी पड़ती है, कोई फायदा नहीं। सरकार ने 2% सब्सिडी आपको देने की घोषणा की। मैं पूछता हूं सब्सिडी देने की क्या आवश्यकता है? मेरा जब दूध बिकेगा ही नहीं तो आप 2% सब्सिडी से हमको कितना खड़ा कर पाएंगे? आप मेरा दूध बेचिए ना, 30 रुपया किलो, 32 रुपया किलो। आज देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं 20 गेहूं मिल रहा है, बिक रहा है किसान का 17 रुपया किलो, और चोकर मिल रहा है पशुपालक को 28 रुपया किलो। आप बताइए, आटा महंगा है कि चोकर महंगा है? हम 28 रुपया किलो का चोकर खिलाएंगे और 15 रुपया किलो का दूध बेचेंगे। आज जितनी दूध की वो हैं जो डेयरियां हैं, आज आप निष्पक्ष जांच किसी को भेज करके कराइए कि जो पशुपालक से दूध लेते थे वो उनका 28 रुपया, 29 रुपया, 27 रुपया लीटर दूध पड़ता था। आज उनको कह दिया जा रहा है, हर तीसरे दिन कहा जा रहा है कि आपका दूध खट्टा हो गया। इसलिए कि वो जानते हैं कि आज के इस परिवेश में, इस माहौल में वो अपना दूध लेकर के मेरे अलावा और कहीं नहीं जा सकते। सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं, सारे लोग आपदा से अवसर तलाश रहे हैं। ऐसे में आप 2% दे करके क्या करेंगे? आप ऐसी व्यवस्था बनाइए कि हमारे यहाँ जो 200 लीटर दूध पैदा होता है उसको आप एक निश्चित दर पर लीजिए और उसका उचित मूल्यांकन कीजिए। आज उसमें सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, वो सुविधाएं देने की जरूरत। कहीं सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, कहीं सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है। आप किसान को, अन्नदाता को आप भिखमंगा बना के मत रखिए, चाहे वो जो भी सरकार हो। आप उसको अपने पैर पर खड़ा करने का प्रयास करिए। आप उसकी उपज का उचित मूल्य उसको दीजिए। ये क्या है, हमारे पास अगर 200 कुंटल गेहूं पैदा हो रहा है, हमारी बाध्यता है कि किसी भी तरह से 50 कुंटल मेरा गेहूं चल, 150 कुंटल मेरा गेहूं कहां जाएगा? फिर मैं क्यों मेहनत करूंगा, क्यों उन्नतशील बीज लगाऊंगा? दूध के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मैनेजिंग डायरेक्टर अमूल के RS सोडी जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे समझते हैं कि आखिर
क्या किया जाना चाहिए कि जो दूध के किसान हैं उन्हें कुछ राहत मिले? सोढी जी, ये बताएं कि हमने इन पैकेजेस में जो आर्थिक राहत के पैकेज हैं उसमें जो तमाम तरह के पशुपालक हैं उनके लिए 2.5 करोड़ लोगों को कहा गया कि वो केसीसी के दायरे में लाया जाएगा, जिसमें पशुपालक भी होंगे। डेयरी के लिए 15,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। लेकिन जो फौरी तौर पर जो किसानों की समस्याएं हैं जो आपने सुनी अभी, किसान जो सामने रख रहे हैं, उसमें उनके हाथ खाली रह गए। क्या कहेंगे आप? ये बात आपकी सही है कि इस वक्त किसान काफी प्रॉब्लम में है। उनका दूध बिक रहा तो दाम कम मिल रहा है। और ये प्रॉब्लम उस जगह पे है जब अनऑर्गेनाइज सेक्टर ज्यादा था। जो किसान दूधी को देते थे या मिल्क कॉन्ट्रैक्टर को दूध देते थे या छोटे छोटे जो व्यापारियों को देते थे। जहाँ पे भी कॉपरेटिव सेक्टर स्ट्रांग है या बड़ी वो अभी भी दूध लेना अच्छे भाव से ले रहे हैं। इस बजट में जब 4 बातें कहेगी उससे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में किसानों को काफी फायदा होगा। जैसे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड में जो पशुपालक का भी इंक्लूड किया गया है। जो भी पशुपालक 3 लाख रुपए तक आए तो उसको क्रेडिट सुविधा होती है, वो ले पाएगा। दूसरा एक 15,000 करोड़ रुपए का फंड मिला है कि जो कि भी आप नए कोई डेयरी इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसमें क्या होता है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को भी इन्हीं किसान कोऑपरेटिव की, तो मैं बताऊँ इसमें तकरीबन 5 करोड़ लीटर की एक्स्ट्रा कैपेसिटी बन पाएगी और 5 करोड़ लीटर से तकरीबन 30 लाख पशुपालक जुड़ सकते हैं। 30 लाख पशुपालक नए, नॉट सॉरी 30 लाख परिवार जो पशुपालन में है वो ऑर्गेनाइज डेयरी के साथ जुड़ सकते हैं, जो कॉपरेटिव प्राइवेट, जिसमें कुछ जो भी उनकी प्रोड्यूस होगी अच्छे दाम पे और हमेशा ली जाएगी। सर, ये बताएं कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के साथ जुड़ने का जो आपका सुझाव है, इसमें व्यवहारिक दिक्कतें क्या आ सकती हैं किसानों के लिए? देखिए, व्यवहारिक दिक्कत ये है कि आप डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट में और वहां पे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कितना मौजूद है या उनका काम कैसा है। आप गुजरात, राजस्थान देखिए तो यहाँ का ऑर्गेनाइज सेक्टर, तमिलनाडु देखें, कर्नाटका देखें, केरला देखें, यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है। यूपी सेक्टर में, यूपी स्टेट में अगर देखें तो कोऑपरेटिव तो बहुत ही छोटा है और जो डेयरी प्लांट है वो भी ज्यादा कम्युनिटी बिजनेस में है, तो वो भी आजकल नहीं लेते। तो यूपी में किसानों की काफी दिक्कत है क्योंकि वो ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं। अभी अमूल ने भी कुछ जिलों में अपना अमूल का प्रोक्योरमेंट शुरू किया। हम अभी 7 लाख लीटर प्रतिदिन वहां से ले रहे हैं, जो पिछले साल सिर्फ 3-3.5 लाख लीटर, तो हमने डबल किया है। तो यानी आप कह रहे हैं कि सर कोऑपरेटिव मॉडल में जो किसान हैं उनको अच्छे भाव मिल पा रहे हैं और कोऑपरेटिव मॉडल को ही तलाशने की जरूरत है देश भर में? बिल्कुल कोऑपरेटिव, क्योंकि कोऑपरेटिव की ओनरशिप किसानों की रहती है। वो सिर्फ दूध का उत्पादन ही नहीं करते, दूध की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग खुद करते। तो उसका कस्टमर जो शहर में जाके दूध का भाव देता है उसका 80% तक उसको मिल जाता है। अगर आप कोऑपरेटिव नहीं तो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, तो जो सप्लाई चेन है दूध की किसान से लेके कस्टमर तक की, उसकी जहां तक मालिकी अगर किसानों की होगी तो दूध का भाव अच्छा मिलेगा। मतलब तो लोग जैसे बाकी कृषि उत्पाद में होता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वैल्यू एडिशन की बात करते हैं, तो वो वैल्यू एडिशन का बेनिफिट किसान को नहीं देते। वो ढूंढते कि कब उत्पादन ज्यादा हो, पार्टिकुलर जो किसान का उत्पादन उसका प्राइस कम। सर, प्रोक्योरमेंट बड़ा है, खपत भी ठीक ठाक है क्योंकि बहुत एसेंशियल चीज है, घरों में इस्तेमाल होता है दूध, मगर जो किसान सप्लाई करते हैं उनके भाव तो लुढ़क गए हैं। पानी से भी सस्ता दूध बिक रहा है, 20 से 25 रुपए तक आ गया है, जो 40-45 रुपए तक बिक रहा था। वो बात सही है क्योंकि जहाँ पे वो दूधिये या कॉन्ट्रैक्टर लेते थे वहाँ पूरा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। तो आने वाले टाइम में क्या होगा कि जहाँ किसानों को दूध का भाव अच्छा नहीं मिला, वो गाय भैंस को आपका दूध की वो जो दान है या जो कैटल फीड कहते हैं या आप चारा है वो कम खिलाएंगे क्योंकि उसकी कॉस्ट तो थोड़ी बड़ी है। तो आगे जाके
दूध का उत्पादन कम होगा तो दूध के भाव बढ़ेंगे, सब्जी फलों में भी यही होने वाला है। तो आने वाले टाइम में 3 से 6 महीने में इनके दाम बढ़ने ही वाले हैं। और अभी जो टाइम है मेरे ख्याल से अगर इनको कम से कम चारे में कोई किसानों को राहत मिल जाए, सस्ते रेट पे उनको कैटल फीड मिल जाए या चारा मिल जाए, और यहाँ पे या ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू अगर किसानों से ज्यादा भाव पे दूध खरीदी की जाए तो बहुत ही अच्छा सर, इसमें क्या जो आपने ये सुझाव दिया है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ ज्यादा से ज्यादा किसान जुड़े, इसमें आप किस तरह से सरकार की भागीदारी देखते हैं, भूमिका देखते हैं? क्योंकि इस वेलफेयर स्टेट में अल्टीमेटली जब इस तरह की अनयूजुअल टाइम्स हैं, इसमें सरकार को ही ऐसी व्यवस्थाएं सामने लानी पड़ेगी। देखिए अनिका जी, सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि पशुपालन भारत के गांव में रोजगार लाने का सबसे बढ़िया जरिया, क्योंकि कृषि में इतनी ग्रोथ नहीं आ रही जितनी पशुपालन जो भी दूध और पोल्ट्री में कंजप्शन बढ़ रही है। अगर देखें 1980 में भारत में जब मिल्क डेफिसिट ऑपरेशन ड्रग शुरू किया गया कि भारत को कहते हैं दूध में स्वावलंबी बनाना है जी। तो अगर आप भारत सरकार और राज्य सरकार पशुपालन को नंबर 1 प्रायोरिटी दे और उसके लिए बढ़िया स्कीम ला के कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू फार्मर ओन संस्था, फार्मर प्रोड्यूस, चाहे वो कॉर्पोरेटिव हो या प्रोड्यूसर कंपनी हो, उसको कैसे बढ़ावा देना है, उसको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके प्लानिंग करें, बेस्ट ऑफिसर्स उस पर लगाए और लॉन्ग टर्म का उसमें प्रोविजन रखे, उस पर काम करें। शॉर्ट टर्म में इसमें कभी कुछ नहीं हो सकता। इसमें अगर 10 साल का प्रक्षेप लेके करना पड़ेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट कमिट करनी पड़ेगी तो इसमें गांव में रोजगार पैदा हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए, और ये जो आपने मूल्यवान आइडियाज जो सामने रखे हैं, हम आशा करते हैं कि इन पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में एक बेहतर स्ट्रैटेजी सामने आएगी जो दूध के किसानों को राहत दे सके। धन्यवाद। थैंक यू। राजस्थान में रेगिस्तानी टिड्डियों का प्रकोप बढ़ रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार से मदद मांगी है। केंद्र सरकार ने भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा में ड्रोन से टिड्डियों पर निगरानी करने का फैसला किया है। लेकिन टिड्डियों का प्रकोप बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अजमेर के साथ जालौर जिलों तक पहुंच गया है। यूनाइटेड नेशंस के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO ने जून-जुलाई में टिड्डियों के बड़े हमले की आशंका जताई है। इससे खरीफ की खेती के लिए चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। इस बीच अजमेर प्रशासन ने पेड़ों पर बैठने वाली टिड्डियों को मारने के लिए फायर ब्रिगेड की मदद से कीटनाशकों का छिड़काव शुरू किया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी टिड्डियों ने दस्तक दे दी है। उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग रतलाम द्वारा ये बताया गया है एक प्रेस नोट के जरिए कि राजस्थान से मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आगमन हो चुका है। यह नीमच और मंदसौर जिले में आ चुकी है। रतलाम जिला सीमावर्ती होने से इसमें आगमन की संभावना बढ़ जाती है। और इससे पहले टिड्डियां बाड़मेर के कुछ इलाकों में देखी गईं, वो वहां से हालांकि गुजर गई हैं, मगर बाड़मेर इलाके से कुछ किसानों ने अपने अनुभव साझा किए हैं। जिस तरीके की दिक्कत उन्हें ग्राउंड पर सामने नजर आई, वो उन दिक्कतों का खुलासा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। टिड्डी हमले में इस बार टिड्डी हमले में बहुत बड़ा फर्क है। पिछली बार टिड्डी आई थी वो वेस्ट टिड्डी थी और इस बार जो टिड्डी है वो अवेस्ट टिड्डी है। तो एक तो दिन में बहुत दूरी तय कर लेती है और जहाँ भी बैठती है वहाँ पे जैसे ही नियंत्रण के लिए हम लोग जाते हैं तो वो टिड्डी वहाँ से उड़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा पिछले बार में और इस बार में फर्क है। तो इस बार नियंत्रण के लिए हमारा ये मानना है कि यदि हवाई स्प्रे किया जाएगा तो टिड्डी यहाँ पे मर सकती है, अन्यथा टिड्डी नियंत्रण बहुत बड़ा मुश्किल साबित होगी। टिड्डी नियंत्रण में सरकार द्वारा टिड्डी नियंत्रण के जो संसाधन हैं वो किसानों के लिए नकारा साबित हो रहे हैं और इसमें जो किसान अपने स्तर पे कोई भी स्प्रे के लिए, टिड्डी नियंत्रण के लिए संसाधन लेके आ रहे हैं, उनका पेमेंट या पैसे समय पे दिया जाए, जिससे वो किसान दोबारा वापस जो भी टिड्डी दोबारा आती है तो उसमें नियंत्रण के लिए आनाकानी न करे। 2018 से कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती वो लंबित पड़ी है अभी तक, इसलिए किसानों को सही समय पर टिड्डी आने पर सूचना नहीं मिल पाती है।
सरकार से हम मांग करते हैं कि कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जल्द से जल्द की जाए, जिससे किसानों को फायदा मिले। इसके अलावा राजस्थान विधानसभा के 30 से ज्यादा विधायकों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा था, लेकिन कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। इसके लिए हमने ट्विटर पर ट्रेड भी चलाया था कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए, लेकिन सरकार ने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। इसलिए सरकार से हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कृषि पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाए। कल से ही टीडी का पड़ाव ग्राम पंचायत आलपुरा, उदयसर, दुटानिया गुटानी और सरगुड़ा तक था। और तो कृषि अधिकारियों ने हमें फोन करके बोला ट्रैक्टर लगाओ, तो हमने ट्रैक्टर लगाए थे। 6-7 ट्रैक्टर लगे हुए थे। रात को पूरी रात छिड़काव किया था। कृषि अधिकारी भी, विभाग के अधिकारी हमारे साथ थे। और ट्रैक्टर इतना ज्यादा नहीं था और इसका पड़ाव बहुत लंबा था, इसलिए ट्रैक्टर कम पड़ रहे थे। तो मेरा सरकार से यही कहना है कि समय रहते अगर ज्यादा ट्रैक्टर लगाएंगे नियंत्रण हो जाएगा। और सरकारी वाहन लगे हुए थे 10-15 टोला, लेकिन टीडी जमीन पर बैठ नहीं थी, खेजड़ियों पर थी, तो इसलिए वो उसका बराबर प्रभाव पड़ नहीं रहा था। इसलिए ट्रैक्टर ज्यादा लगाकर समय रहते अगर सरकार ये काम करती है तो नियंत्रण होगा, नहीं तो नियंत्रण होगा नहीं। और ये समाचार में भी सुन रहे हैं कि टीडी का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर लगा के नियंत्रण करें। तो चलिए, किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।